अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। मैं वाइस सर आपके लिए लाया एक और नया वीडियो जहां लेक्चर नंबर 2 होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। और आज हम बात करेंगे मेनली यूनिट्स पे, ठीक है। इससे पहले अगर आप देखोगे फर्स्ट लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस किया और उसी की क्लासिफिकेशन की, और एक क्लासिफिकेशन उसकी पेंडिंग रही थी। सिर्फ सबसे पहले आज उसी क्लासिफिकेशन को देखेंगे, उसके बाद हम यूनिट्स पे आएंगे, ठीक है बेटा। तो बिना देरी करते स्टार्ट। सबसे पहले अगर आपको याद होगा लास्ट में हमने क्लासिफिकेशन की थी फिजिकल क्वांटिटीज के ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस। आज फिर से हम उन्हीं की क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। सर एक डायरेक्शन बेस्ड क्या है, इसको मैं सिंपली आपको समझाऊं। सर फॉर एग्जांपल अगर हम एक साइकिल लेंगे, सर साइकिल पे हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। सर कितना फोर्स अप्लाई किया? 5 न्यूटन। सर तो क्या होगा सर, इसकी स्पीड जो है इसकी वजह से इंक्रीज होगी, ठीक। अगर इसी साइकिल पे आपने क्या किया सर, बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन, सर क्या उसकी स्पीड इंक्रीज हो गया डिक्रीज? सर उस टाइम स्पीड डिक्रीज हो गई, ठीक है। और यही फोर्स अगर आपने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया सर, अब ये क्या होगा सर, ये टर्न होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे आप सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हो बट अलग अलग डायरेक्शन में, और जब आपने अलग अलग डायरेक्शन में सेम फोर्स अप्लाई किया तो यहां इफेक्ट भी क्या था, डिफरेंट था, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्शन का रोल है। तो इसी तरह से कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन होना जरूरी है, कि जो चेंज होते हैं किसकी वजह से, डायरेक्शन की वजह से, क्लियर, या वो डिफरेंट इफेक्ट दिखा रहे हैं किसकी वजह से, डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। इसी तरह से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जिनमें डायरेक्शन का रोल ही नहीं है। इसी बेसिस हमने क्लासिफिकेशन की है। जो क्लासिफिकेशन की है इसमें हमें 2 ग्रुप्स बन गए। वो कौन सा ग्रुप है उसी को यहां पे समझते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हमारे पास 2 ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप जो है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, दैट स्केलर क्वांटिटी या स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। सर दूसरा ग्रुप जो है दैट्स वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी सिंपली बोलो, या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। अब स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, इसको आप सिंपली समझते हैं। सर हमें ऑलरेडी पता है कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, have only magnitude but no direction। यानी कि ऐसे क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ वैल्यू होगा, यानी कि जिनके पास सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, पर डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है, तो इसलिए इनके पास डायरेक्शन भी नहीं होती है। जस्ट लाइक अगर आप देखो मास है, सर मास जो है ऑब्जेक्ट का वो 60 केजी है। क्या ये 60 केजी अगर आप ऑब्जेक्ट को किसी और डायरेक्शन में रखोगे, क्या ये 60 केजी जो है इसका वैल्यू चेंज होगा या इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके मास पे? नो सर। सर कैसे भी ऑब्जेक्ट रखो, किसी भी डायरेक्शन में रखो, मास तो सेम ही रहने वाला है सर। यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को आप सिंपली क्या कह सकते हो, स्केलर क्वांटिटी। जस्ट लाइक आपने मास देखा, सर आप लेंथ बोलो, सर आप स्पीड बोलो, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटीज है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक। अब उसके बाद अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे, सर वेक्टर क्वांटिटी है क्या? सर वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब इनके पास एक तो जरूरी है मैग्नीट्यूड होना, है मैग्नीट्यूड, और साथ साथ में एज वेल एज डायरेक्शन, क्लियर। तो इनके पास अगर आप देखोगे एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए और साथ साथ में प्लस क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। अब यहां पे सर क्या ये जरूरी है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, वही क्या होगी वेक्टर क्वांटिटी? हाँ वही होगी वेक्टर क्वांटिटी, बट एक कंडीशन में और यहां पे देखी जाती है, वो क्या सर, ये जो है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, इसी की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, वेक्टर क्वांटिटी। बट कब हो सकती है, जब ये ओबे करेगा किनको, वेक्टर लॉज को।
वेक्टर लॉस को। सर ये वेक्टर लॉस क्या है, इसको हम डिटेल में इन दोनों को समझेंगे कि कब जब आप वेक्टर्स पढ़ोगे, ठीक है। फिलहाल इतना याद रख सकते हो, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, सर डायरेक्शन हो और ओबे करे वेक्टर लॉस को। थोड़ा यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सर अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन, सर फिर से दूसरी बॉडी ने भी इस पे फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन। सर मैं को कहूं आपको टोटल फोर्स बताइए इस पे कितना एक्ट हो रहा है, आप बोलोगे 10 न्यूटन। बट सेम केस में अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन अप्लाई करूं और दूसरी जो बॉडी है सर वो इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है 5 न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन। सर अब मैं कह रहा हूं यहां पे सर फोर्स कितना है, आप बोलोगे 0। नेट फोर्स कितना है, 0। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने वेक्टर सम किया है, यानी किसने फॉलो किया किन लॉज को, वेक्टर लॉज। यहां पे अगर आपने एडिशन किया है, वो कौन सा एडिशन किया है, वेक्टर एडिशन किया है। इसमें आपने क्या लिया है, एक पॉजिटिव लिया है, एक नेगेटिव लिया है। सर ये क्यों, ये सब आप समझोगे जब आप वेक्टर्स पढ़ोगे, ठीक है बेटा। तो सिंपली अगर आप देखोगे यहां पे इसने ओबे क्या किया है, वेक्टर लॉस को या सिंपली वेक्टर एडिशन को, इसीलिए आप क्या कहते हो, फोर्स जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी। वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जरूरी है, एक तो क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, प्लस ओबे क्या करना चाहे, वेक्टर लॉस को। तो इस तरह से कंप्लीट डेफिनेशन बनती है जब आप लिखोगे वेक्टर क्वांटिटी इज दैट व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ओबेज वेक्टर लॉस। क्लियर? तो ये है वेक्टर क्वांटिटी। तो सिंपली हमने यहां पे दो ग्रुप्स देखे, एक स्केलर और वेक्टर। सर यही जो क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने दूसरी क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट की। अब यहां पे हमने फिजिकल क्वांटिटी की बात जो की थी। सर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, नॉन फिजिकल क्या है, उसके बाद क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस, ठीक है। डिपेंडेंस बेस से 3 ग्रुप्स बने थे, आपको याद होगा, फंडामेंटल, डिराइव्ड और लास्ट में और एक ग्रुप बनाया था हमने, दैट इज सप्लीमेंट्री, ठीक। तो अब यहां पे जब आप मेजरमेंट करोगे, मेजरमेंट के लिए एक चीज जरूरत है, दैट इज यूनिट, ठीक है। अभी यूनिट क्या है, इसको यहां पे समझते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल लूंगा। मैंने बोला कि मैंने एक बॉक्स लिया, इसका मास मेजर किया और इसकी लेंथ मेजर की। मैं कह रहा हूं कि इसका मास जो है लेट इट बी दैट्स 30, सॉरी मास नहीं, जो मैंने सिंपली मेजरमेंट किया, एक तो मास मेजर किया और लेंथ, दोनों का वैल्यू जब मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक का 30 है और दूसरे का वैल्यू जो है दैट्स 20। क्लियर? अब मैं सिंपल क्वेश्चन आपसे करना चाहूं, क्या आप यहां पे डिफरेंशिएट कर सकोगे कि मास कौन है, लेंथ कौन है इनमें? नो सर, हम नहीं कर सकते, यहां पे तो नहीं कर सकते। क्लियर? चलो और एक एग्जांपल। सर यहां पे एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, ठीक है। सर ये इसके साथ दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। अब जब इनका मास मैं मेजर कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक का वैल्यू 60 है और एक का वैल्यू 10 है, ठीक है। अब आपसे फिर से क्वेश्चन करूंगा, क्या आप यहां पे डिसाइड कर सकते हो इनमें कौन सा ऑब्जेक्ट लाइटर है, कौन सा ऑब्जेक्ट हेवियर है, जिसका वजन ज्यादा है और किसका वजन कम है? क्लियर? कह सकते हो? नो सर, हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे इसी चीज का सॉल्यूशन निकाला साइंटिस्टों ने। सर उन्होंने बोला जब भी आप कोई मेजरमेंट करोगे, ठीक है, तो जरूरी है एक रेफरेंस चूज करना, जरूरी एक रेफरेंस चूज करना जिससे आप डिफरेंशिएट करो कौन सी मेजरमेंट है, लेंथ है या मास है या टाइम है, या इसी तरह से कौन हेवियर कौन लाइट है, ठीक है। तो हर चीज के लिए उन्होंने क्या किया, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर करोगे एक रेफरेंस चूज की। क्लियर? सर लेट इट बी फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने मास के लिए बोला कि हम यहां पे केजी यूज करेंगे, एक रेफरेंस यूज करेंगे केजी, किलोग्राम। और इसी तरह से लेंथ के लिए उन्होंने कहा कि मीटर हम रेफरेंस यूज करेंगे। तो जब आपने रेफरेंस यूज किया, सर क्या अब डिसाइड हो रहा है कि कौन मास कौन लेंथ है? ठीक है, यस। तो यहां पे एक मेजरमेंट करने के लिए आपको रेफरेंस की जरूरत है। इसी तरह से यहां पे अगर मैं कहूं सर 60 ग्राम्स और 10 किलोग्राम्स, ठीक है, तो यहां पे भी अब आप अच्छे से कह सकते हो सर कौन लाइट है कौन हेवियर है, ठीक है। तो इसीलिए
जब भी आप कोई मेजरमेंट करोगे तो एक रेफरेंस चूज करना जरूरी था, ठीक है। और जो रेफरेंस आपने यूज किया सर, उसी रेफरेंस को नाम क्या दिया गया, यूनिट। तो इसीलिए आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो यूनिट को। सर क्या लिख सकते, यूनिट इज द रेफरेंस स्टैंडर्ड used to measure a physical quantity, used to measure a physical quantity। अगर आप ये रेफरेंस यूज करते हो सर, किस चीज के लिए करते हो सर, मेजरमेंट के लिए। सर क्या मेजरमेंट कर रहे हो, एक फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो, ठीक है सर। उसी के लिए आप रेफरेंस यूज करते हो, उसी रेफरेंस को आपने नाम दिया यूनिट। इससे भी और सिंपल एग्जांपल अगर आप देखोगे, लेट इट बी आपको घर पे बोला गया कि आप चावल लाए दुकान से 5 केजी, ठीक है, और आप भूल गए, ठीक है। दुकानदार के पास गए और आपने बोला सर मुझे चावल चाहिए, कितना, आपको सिर्फ याद रहा है 5, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर 5, और उसने क्या किया, उसने 4-5 दाने उठाए चावल के और आपको दे दिए। क्या ये आप यहां पे ये नहीं कहोगे कि सर या तो मुझे मार पड़ेगी इस बात पे, घर जाऊं तो मार पड़ेगी अगर मैंने 5 चावल के दाने लिए। तो जरूरी था वहां पे आपको क्या कहना, 5 केजी। तो यहां पे जब आपने इसके साथ केजी यूज किया, दैट मींस आपने एक रेफरेंस यूज किया, जिससे क्लियर हुआ कि आपको एग्जैक्ट कितना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम यहां कहते हैं जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हो सर, उसके लिए आप रेफरेंस एक यूज करते हो, और उसी रेफरेंस को आप सिंपली क्या कहते हो, यूनिट, ठीक है। अब यहां पे यूनिट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं सर। सबसे पहली बात, अगर आप देखोगे सर, नीड फॉर मेजरमेंट। सर नीड फॉर मेजरमेंट, अगर कोई मेजरमेंट करोगे आप, उसके लिए क्या जरूरत है, मैं सिंपल यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा एग्जांपल से। मैं यहां पे लेंथ लिखूंगा, एक रॉड है, ये एक रॉड है, इसकी लेंथ लिख रहा हूं, लेट इट बी, मैं कह रहा हूं इसकी लेंथ जो है 5 मीटर है, ठीक। या चलो ऐसे नहीं, ये हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं। सर मैंने फिर से एक बॉक्स लिया, ठीक है, इसका मास जो है, मैंने कहा इसका मास जो है वो 60 है, 60 है, क्लियर। फिर से ही मास जो है वो 60 है। तो फिर से मैं कह रहा हूं दूसरे स्टेटमेंट में कि मास जो इसका है वो डैश डैश केजी है, क्लियर। अब आपसे मैं सिंपल कह रहा हूं कि जब आपने मास इज इक्वल टू 60 बोला, क्या यहां से आपको क्लियर इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट पता चल रहा है, आप बोलोगे नो सर। सर इसी तरह से मैंने दूसरे यहां पे एग्जांपल में क्या लिखा, इसका जो मास है वो डैश डैश केजी है, क्या आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट का पता चल रहा है, नो सर, अगेन नो सर, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं थर्ड्स यहां पे इसी में एग्जांपल या स्टेटमेंट लिखूं, सर ये जो ऑब्जेक्ट है या यहाँ पे बॉक्स है, इसका मास जो है वो 60 केजी है, क्या अब एग्जैक्ट मेजरमेंट पता चल रहा है, यस सर, इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट पता चल रहा है। मतलब यहां पे जब आप कोई मेजरमेंट करोगे सर, एक तो इस 60 की भी जरूरत है और साथ में केजी। अगर सिर्फ 60 लिखोगे तो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है सर, अगर सिर्फ यूनिट यूज करोगे फिर से एग्जैक्ट। सर जब दोनों का यूज होगा तब आप कह सकते हो एग्जैक्ट मेजरमेंट हुआ है, क्लियर। सर दैट मीन्स ये जो 60 है ना, इसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकते हो। सर आप इस चीज को अभी इसका नाम जो दिया था वो यूनिट दिया था, ठीक है। दैट मीन्स जब भी कोई आप मेजरमेंट करोगे, जब भी कोई आप मेजरमेंट करोगे, तो यहां पे एक तो उसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट मीन्स एन, और साथ में क्या होता है, यूनिट, दैट इज यू। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई मेजरमेंट करोगे, वी नीड टू थिंग्स, वी नीड टू थिंग्स। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, फॉर measurement of a physical quantity we need two things। सर एक जो है that's numerical value and second one जो है that is unit, clear। एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, दूसरा क्या है, यूनिट है।
अब यहां पे अगर आप देखोगे सर, यहां पे इसी एग्जाम्पल अगर यहां पे देखेंगे सर, ये जो 60 केजी है, पूरा 60 केजी को आप क्या कह सकते हो? इट इज मैग्नीट्यूड। ये क्या है इस फिजिकल क्वांटिटी का? मैग्नीट्यूड। तो अगर यहां पे मैग्नीट्यूड आप देखोगे सर, मैग्नीट्यूड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी किस फॉर्म में होता है या किसके बराबर होगा? सर आपने फिर से यही एग्जांपल मैं यहां पे लिखूंगा, दैट्स मास इज इक्वल टू 60 केजी। सर यहां पे इस मास को आप क्या कह सकते हो? फिजिकल क्वांटिटी। और इस चीज को क्या कह सकते हो? मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या कह सकते हो? मैग्नीट्यूड। तो मैं यहां पे लिखूंगा, ये जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वो किसके बराबर होता है? सर ये जो 60 है, 60 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और यहां पे केजी क्या है? यूनिट। हर किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट जो होगा वो इस फॉर्म में होगा सर, वो हमेशा किसके बराबर होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अगर हम सिंबल फॉर्म में लिखेंगे इसको सर, मैग्नीट्यूड को आप यहां पे क्यू सिंबल यूज करते हो सर, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए एन यूज करते हो और यूनिट के लिए यू यूज करते हो। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, यानी कि Q इज इक्वल टू एन यू। ठीक है, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट के बराबर है। ठीक है, जस्ट लाइक अभी यहां पे अगर आप देखोगे सर, मास आपने लिखा 60 केजी। ठीक है सर, यहां पे ये क्या है? एन। सर ये क्या है? यू। सर ये क्या है? मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, तो इस तरह से आप हर कोई मेजरमेंट लिखते हो। तो हमेशा याद रखना, कोई भी मेजरमेंट करोगे तो दो चीजों की जरूरत है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की और दूसरा यूनिट की। और जो इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखने का तरीका है वो है Q इज इक्वल टू एन यू। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है चेंज ऑफ यूनिट। सर अगर आपने यूनिट चेंज किया तो मैग्नीट्यूड को क्या होगा ये समझते हैं। लेटर भी मैं कहूंगा आपको, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, तो आपको इसका मेजरमेंट करना है। तो एक स्टूडेंट ने स्केल से मेजर किया इसको, तो उसने बताया सर इसकी लेंथ जो है वो है 500 सेंटीमीटर। और दूसरा स्टूडेंट जो है उसने यूज की स्केल और उसने क्या बताया, इसकी लेंथ जो है दैट सॉरी उसने मेजरिंग टेप यूज किया, तो उसने बताया इसकी लेंथ क्या है? 5 मीटर। तो अगर आप देखोगे सर, ये दोनों जो मैग्नीट्यूड्स है सर, इसको भी आप क्या कहोगे? मैग्नीट्यूड। सर इसको भी क्या कहोगे आप? मैग्नीट्यूड। क्या यहां पे आप ये नहीं कह सकते जो 500 सेंटीमीटर है दैट्स इक्वल टू 5 मीटर? यस सर, कह सकते हैं। क्लियर सर, इट मींस कि मैग्नीट्यूड यहां पे दोनों जो है वो सेम है, चाहे आप 500 सेंटीमीटर बोलो चाहे आप 5 मीटर बोलो, सर इसका मतलब सेम है। ठीक है, क्लियर सर। यहां पे हुआ क्या है, सिंपली अगर आप देखोगे सर, यहां पे आपने सेंटीमीटर यूज किया, यहां पे आपने मीटर यूज किया, दैट मींस यूनिट आपने चेंज की। सर अगर यूनिट चेंज किए आपने, क्या यहां पे मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है? नो सर, मैग्नीट्यूड तो सेम रहा है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि आप कोई भी यूनिट यूज करो, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? वो सेम रहने वाला है, वो सेम रहने वाला है। तो इसीलिए आप यहां पे कह सकते हो सर, चेंज ऑफ यूनिट में आप एक सिंपल पॉइंट लिख सकते हो सर, क्या लिखेंगे? द मैग्नीट्यूड of physical quantity, the magnitude of physical quantity remains same whatever may be the units, whatever may be the units। आप यूनिट्स क्या भी यूज करो सर, मैग्नीट्यूड जो फिजिकल क्वांटिटी का है वो सेम रहने वाला है। जस्ट अगर इसी बात को आप मैथमेटिकली लिखोगे सर, 500 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, 5 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो यहां पे इसको n यूज करेंगे सर, बट डिफरेंट है तो इसलिए यहां पे n1 लिखेंगे सर। सेंटीमीटर जो है ये यूनिट है, इसके लिए u यूज करेंगे सर, यहां पे मीटर
डिफरेंशिएट करने के लिए u1 लिखेंगे सर, यहां पे इज इक्वल सर 5 को n2 लिखेंगे और मीटर को u2। दैट मीन्स इसी बात को आप क्या याद रखोगे मैथमेटिकली, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। सर इसी को आप और एक तरीके से लिख सकते हो, यानी कि n और u का प्रोडक्ट जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप कोई भी यूनिट यूज करो, ठीक है। तो इसी को आप n1 u1 इज इक्वल n2 u2 लिख सकते हो, या nu इज इक्वल टू कांस्टेंट भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। नाउ पॉइंट नंबर 3। सर पॉइंट नंबर 3 इसके बारे में क्या है, रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि n और u के दरमियान क्या रिलेशन है, इस बात को समझते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, फिर से मैं यही एग्जाम्पल उठाऊंगा, सेम एग्जाम्पल उठाऊंगा सर, 500 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर, ठीक है बेटा। तो यहां पे आप देखोगे, यहां सेंटीमीटर यूज हुआ है, यहां मीटर यूज हुआ है, और इसी तरह से यहां 500 न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहां 5 है। तो अगर हम यहां पे बात करेंगे, यूनिट्स को कंपेयर करेंगे, सर मैं कहूंगा सीएम जो है यानी कि सेंटीमीटर है, ये स्मॉलर यूनिट है एज कंपेयर टू मीटर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 500 और 5 को कंपेयर करेंगे, तो आप कह सकते हो ये जो 500 है वो ग्रेटर है किससे, 5 से। क्लियर। अब आप यहां पे जरा नोट कीजिए, सर आपने क्या किया, सेंटीमीटर यानी कि स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट, सर बिगर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से अगर यहां पे आप देखोगे, सर मीटर क्या है, बिगर है, और न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो स्मॉल है। मतलब अगर आपने यूनिट जो है ना वो बड़ा यूज किया, तो उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो छोटा रहेगा। और यहां पे अगर आप देखोगे, अगर आपने यूनिट छोटा यूज किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा रहेगा। दैट मींस एक जब बढ़ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, एक अगर बढ़ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट मींस जैसी अगर यहां पे आप देखोगे, इनके दरमियान रिलेशन जो है ना, इस रिलेशन को आप सिंपली कहोगे इनवर्स, क्योंकि आपको पता है अगर हम यहां पे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ y के बढ़ने से x भी इंक्रीज होगा। बट अगर दूसरी रिलेशन हम लिखेंगे ऐसे, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, दैट मीन्स y अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली x क्या होगा, डिक्रीज। एक अगर बढ़ जाएगा, दूसरा कम होगा। तो सेम यहां पे भी हो रहा है, मीटर अगर आपने बड़ा यूनिट यूज किया तो इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है, इसी तरह से अगर आपने छोटा यूनिट यूज किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है। तो सिंपली आप कह सकते हो, सर यहां पे अगर आप एक स्टेटमेंट लिखोगे, सिंपली द numerical value of physical quantity is inversely proportional to unit of physical quantity. The numerical value is inversely proportional to the numerical value is inversely proportional to unit of physical quantity। इसी बात को अगर आप मैथमेटिकली लिखोगे, आप लिखोगे n जो है that's inversely proportional to u, n is inversely proportional to u, ठीक है बेटा। तो यहां पे अगर आप देखोगे 3 पॉइंट्स आपने डिस्कस किए यूनिट्स के बारे में। सर पहला पॉइंट अगर आप देखोगे, सर नीड फॉर मेजरमेंट, आपको किन 2 चीजों की जरूरत है। सर जब आपने देखा, सर एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, सर दूसरा यूनिट, जब भी आप कोई मेजरमेंट लिखोगे। इसीलिए आप एक इक्वेशन याद रखोगे, सर क्या Q जो होता है वो किसके बराबर होता है, n u के बराबर, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे, सर चेंज ऑफ यूनिट, अगर आप यूनिट चेंज करोगे तो क्या मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो आपने क्या देखा, सर व्हाटएवर मे बी द यूनिट्स क्या भी यूज करो आप, मैग्नीट्यूड तो सेम रहने वाला है। तो इसलिए आप उसी को याद रखोगे, nu इज इक्वल कांस्टेंट, या n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2।
एंड थर्ड पॉइंट सर, थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमने डिस्कस क्या किया सर, सिंपली अगर आप देखोगे हमने यहाँ पे देखा कि रिलेशन जो है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के दरमियान सर, इसमें हमने सिंपली देखा अगर हम यूनिट बड़ा यूज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल होगा, या अगर हम यूनिट स्मॉल यूज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा, यानी कि इनके दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स है। तो इसलिए आपने सिंपली स्टेटमेंट दिया सर, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस पे, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दैट्स n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। ठीक है सर, यहां पे और एक चीज याद रखोगे, ग्राफ्स। सर अगर यहां पे हमें n और u के दरमियान ग्राफ प्लॉट करना हो, n और u के दरमियान, तो यहां पे ऑब्वियसली अगर आप देखोगे n और u के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स। और इनवर्स रिलेशन के लिए आपको याद होगा ग्राफ्स अगर आपने पढ़े होंगे सर, वहां पे अगर आप देखोगे सर, सिंपली रिलेशन जो होती है इनवर्स के लिए वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ कुछ यूं होता है, और ये आएगा इसके लिए ग्राफ। सेकंड ग्राफ इसमें पूछा जा सकता है सर, एन यू वर्सेस यू बोलो या वर्सेस एन बोलो, चाहे एन यू वर्सेस यू ग्राफ प्लॉट करना हो या एन यू वर्सेस एन प्लॉट करना हो। सर यहां पे अगर आप देखोगे सेकंड पॉइंट, सर सेकंड पॉइंट में एन यू का प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट यहां पे अगर रहने वाला है दैट मींस एन यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे यूनिट चेंज हो या ना हो। क्लियर सर, अगर यहां पे यूनिट आप कंटिन्यूअसली चेंज करोगे सर, बट उसकी वजह से प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यही तो आपने पॉइंट नंबर 2 में सीखा। क्लियर, दैट मींस इसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि कांस्टेंट के लिए हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। क्लियर, एंड थर्ड ग्राफ यहां पे आपके लिए मैंने लाया n और 1/u के दरमियान, तो यहां पे अगर आप देखोगे ये थर्ड ग्राफ जो है सर, यहां पे अगर आप n और u, दैट मींस आपने सिंपली n और u की रिलेशन देखी वो इनवर्स है, बट जब आप 1/u होल देखते हो सर, 1/u जो है ना ये एक ही टर्म बन गई, फिर दैट मींस n जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ जो आता है वो आता है स्ट्रेट, दैट्स लीनियर। तो इस तरह से आपने 3 ग्राफ इसमें जो इंपॉर्टेंट है सर, ये ग्राफ नंबर 1, दिस इज ग्राफ नंबर 2 एंड दिस इज ग्राफ नंबर 3, बस याद रखना है कि किसके दरमियान कैसे ग्राफ आप प्लॉट करोगे, बट ये तभी आपको आएगा जब आपने ग्राफ पढ़ा होगा। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से हमने यूनिट्स जो है कंप्लीट किया। इसके बाद जो यूनिट के और भी टॉपिक्स या और भी कंसेप्ट्स है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है बेटा।